शेयर कर दूंगा इसके लिए। टुडे कम टू द पॉइंट, हमने यूज़ कर लिया है आपके पास नेविगेशन, ठीक है। और होवर में आपको ब्लू कलर चाहिए बैकग्राउंड पर और टेक्स्ट वाइट चाहिए। तो होवर का मैं लेके एक दफ़ा फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। होवर का लेके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एक्टिव लिंक है, ये होवर हम बाय सेल्फ दे देते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हमने यूज़ कर लिया बैकग्राउंड और कलर वाइट, और जो मैं आपको नेविगेशन के लिए बात कर रहा था कि सेपरेटली आपके पास रिस्पॉन्सिव के लिए मौजूद है नैव बार जो लिखा हुआ है, ठीक है। HTML पर आ जाता हूँ, जो लिखा हुआ है नैव बार, मैं इसकी जगह कोई और टेक्स्ट पे लिख सकता हूँ, बट लेट्स सी कंट्रोल शिफ्ट एम लिखा हुआ मिल रहा है आपको, मतलब ये फॉर द रिस्पॉन्सिव है। अगर आप चाहते हो सिर्फ आपके पास बार आनी चाहिए, बटन्स आने चाहिए, तो वो मिल जाएगा। आपको टेक्स्ट भी चाहिए, मेन्यू लिखना है, माय मेन्यू लिखना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो वो भी इसी के अंदर विजिबल हो जाता है। गॉट इट? तो आपने टेक्स्ट हटा दिया, ये टेक्स्ट मेरे पास अब नॉर्मल भी शो नहीं हो रहा, लाइक दिस। ये प्रॉपर आपके नेविगेशन आ गई। राइट क्लिक किया इंस्पेक्ट एलिमेंट, और होवर की बात जहाँ पर भी आ रही है, ये एरिया आपको आप पैडिंग दे रहा है, नैव पैडिंग टॉप और बॉटम। तो हमने इसको CSS में जाकर कस्टम यूज़ किया, पैच किया मैंने इसको और कहा पैडिंग नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल आउटपुट मिल गया एज पर नीड, ठीक है, जैसे हमें चाहिए था। अब उसी को मुझे फंक्शनल बनाना है, इस सर्च बार को फंक्शनल बनाना है। तो HTML पार्ट में मैं गया, क्योंकि ये फंक्शनल बार बनी हुई है पूरी, इसमें सारी की सारी कोड्स यूज़ हुए हैं, तो मैंने पूरे फॉर्म को यहाँ से Ctrl+X किया, उठाया, और जो हमने यह सिस्टम बनाया था उसमें ले आके पेस्ट कर लिया मैंने। तो ये आपको ऑन टॉप थोड़ा सा फंक्शनल मिल जाएगा, लेट्स सी। बाकी इसकी एडिटिंग आप कर लो, ये देखो आपको दोनों चीज़ें मिल गई, बाकी एडिटिंग आप कर लो, मूवमेंट कर लो। जी कोई क्वेश्चन पूछना है तो बहुत आसान सा सिस्टम है, आप getbootstrap.com पर जाओगे तो वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। सेम थिंग हियर, ये बस CSS फाइल आ गई मेरे पास सारी की सारी, ये JS फाइल आ गई सारी की सारी। इस टोटल फोल्डर को मैंने पिक किया ऑन द टॉप, और यहाँ लाके हमने पेस्ट कर दिया। अब पूरा रहने दो, कोई मसला नहीं है, वर्जन का आइडिया रहेगा काम करते वक्त। अब जो चीज़ आपकी ऑनलाइन चल रही थी वो ऑफलाइन हो जाएगी। मैं एक दफ़ा चेक कर रहा हूँ, यार अभी जो इंटरनेट की कंडीशन चल रही है उससे तो ऑफलाइन ही बेहतर है। वेबसाइट वो तो जब मैंने आपको बताया, जब सर्वर पे चलाओगे तो वो मस्ट ऑनलाइन चलाना है हमेशा। CDN भाई हमारी जो CSS होती है उसको हम उस तक को हम लोग CDN में कन्वर्ट करते हैं, क्लाउड फॉर्मेट। हाँ, अभी तो आप थोड़े से पानी में चले हो इतना पढ़ने के बाद भी। सबसे बेस्ट जो आउटपुट होता है, सबसे बेस्ट आउटपुट जो है जिसमें आपकी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी कभी भी, कितना भी लोड आ जाए। बैंडविड्थ पढ़ा होगा आप लोगों ने होस्टिंग के अंदर, बैंडविड्थ
आपकी ज़्यादा खर्च होती है अगर आपकी होस्टिंग बहुत दूर है तो मेरी बात। फॉर एग्जांपल हमने यूके की होस्टिंग ली हुई है, ठीक है, और हम वेबसाइट हमारी पाकिस्तान में चल रही है, यूएई में चल रही है, तो होस्टिंग बहुत दूर हो गई। वो क्या काम करेगा, जब भी आप वेबसाइट खोलोगे तो वो यूके के सर्वर से डाउनलोड करेगा, पूरा आपको दिखाएगा, गॉट इट, क्योंकि आपका सर्वर यूके का जाएगा। जाने का तरीका वही है, लैन वैन गैन मैन, याद होगा, ठीक है। तो वो पहले अपने पास ग्लोबल पर ही भेजेगा, फिर उसके बाद आपके पास डाउनलोड करके लेकर आएगा। होगा ये भी आपको लगेगा कि भाई कम टाइम है, लेकिन उस स्पीड के हिसाब से स्लो प्रोसेस है, वेबसाइट लोड होने का टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगी। तो हम CDN परचेज करते हैं, मार्केट में CDN अवेलेबल हैं बहुत सारे, जो हमें हमारी CSS को, हमारी जावास्क्रिप्ट को, हमारी दूसरी चीज़ों को कैशे करके रखते हैं। हम लिखते हैं बेस्ट CDN, ठीक है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिखा है बेस्ट CDN, एक नॉर्मल कीवर्ड रीड किया ताकि आपको पता चले। देखो बाकायदा प्रोवाइडर्स हैं कि जो CDN प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या करेगा, CDN क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को यूके के सर्वर से लाकर जिस कंट्री के अंदर आप वेबसाइट कोई भी यूज़ कर रहा है उसके सर्वर पर रख देगा फॉर द कैशे। ऐसा नहीं कि परमानेंट रख देगा, क्या रख देगा, फॉर द कैशे। अब एग्जाम्पल के तौर पर जब वो पाकिस्तान के सर्वर पर रखी हुई है, यूएई के सर्वर पर रखी हुई है, तो उसको उठाना आसान है बानिस्बत के वो यूके के सर्वर से उठाकर लेकर आए। तो आपकी वेबसाइट जो लोडिंग में 5 सेकंड का टाइम लेती है वो आपके 2 सेकंड में 2.5 सेकंड में लोड हो जाएगी। समझ रही मेरी बात। हम स्पीड पर बहुत डिबेट करते हैं। मैं ऐसा एग्जाम इस तरह तक का है कि अगर एक वेबसाइट का बजट $250 है और उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए $300 चार्ज हो जाते हैं, तो नहीं, क्योंकि एक अनटेक्निकल पर्सन से किसी भी बंदे ने वेबसाइट डेवलप करवा ली, अनटेक्निकल ने, जिसने JPG लगा दी, जिसने PNG लगा दी। अभी तक JPG PNG आप लोग लगा रहे हो ना, आगे चल के ये भी ख़त्म करवा दूंगा, समझ में आ रही है। तो ये JPG और PNG भी नहीं लगेगी। तो मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अनटेक्निकल का वर्ड, मतलब जो JPG और PNG लगा रहा है वो अनटेक्निकल है, सोचो, ठीक है। GIFI, WebP फॉर्मेट, SVG फॉर्मेट, वो वाले फॉर्मेट रखते हैं जो लाइट वेट होंगे। पढ़ो, अभी रुक तो जाओ यार। तो अगर किसी नॉन टेक्निकल डेवलपर ने वेबसाइट बना दी, PhD को देखा और डेवलप जो क्लाइंट था उसने देखा भाई हाँ भाई एक्यूरेट है, सेम है, फंक्शनल है, काम कर रही है, ठीक है। काम करने के बाद वेबसाइट लोग बनाते क्यों हैं, कि ताकि उनका बिजनेस प्रमोट हो। ऐसा ही है, अगर मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट भी नहीं बनाता और मैं चाहता हूँ मैं नॉर्मल वेबसाइट्स बना, तो वो क्या चाहेगा, मेरा बिजनेस प्रमोट हो, मेरी वेबसाइट लोग देखें। लोग वेबसाइट देखने के लिए आएंगे, वो गोल घूम रही होगी। एक आम बंदा क्या बोर हो जाता है। आप ये अगर कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए वेबसाइट खोलो गूगल पर और 3 वेबसाइट्स आपके पास टॉप 10 आ गए और टॉप 10 में आपने 3 को खोल दिया और वेबसाइट गोल घूम रही है, तो आप जो गोल घूम रही होगी उसको स्किप कर दोगे। ऐसा ही है एक आम पर्सन, ऐसा ही है। हाँ, लोड कर रहा है, ये प्री लोडर होता jQuery से। हाँ, कुछ भी नहीं, वो लोडिंग टाइम पीरियड उसको डिवाइड करता है, बन जाएगा। जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे हो जाएगा, क्लियर। तो जब अनटेक्निकल पर्सन ने, किसी अनटेक्निकल डेवलपर ने वेबसाइट बना दी, तो उसको स्पीड करने के लिए, वेबसाइट तो रनिंग कंडीशन में है, वो तो नहीं चाहेगा कि हमारे यूज़र मिस हों, तो वो स्पीड पर ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है। उल्टा हिसाब किताब है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाला। एक घर बनाने में और एक घर तोड़कर बनाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऑल्ट्रेशन करवाओगे ना तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, एक तो तोड़ने वाला पैसे लेगा, फिर आपकी चीज़ों का नुकसान होगा, सही है, फिर दोबारा पैसे लगेंगे, समझ में आ गई। तो डेवलप करना और रीडेवलप करना, मतलब तोड़ कर दूसरी चीज़ को कुछ सेट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर ज़्यादा। अब ये वेबसाइट्स हैं जो कि आपको CDN पर देती हैं, CDN जैसे सारे CDN प्रोवाइडर्स हैं, वो चार्ज कर रहे हैं दबा कर, ये भी खरीदना पड़ता है। डोमेन होस्टिंग के बाद, SSL के बाद, बैंडविड्थ के बाद CDN भी खरीदना पड़ता है। ये आपका काम नहीं है, क्लाइंट आपको परचेज करके देता है, ठीक है। आप सिर्फ बताते हो कि भाई ये चीज़ आपकी वेबसाइट को फास्ट करेगी, वो हर तरीका करने को तैयार होगा अगर उसको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है तो, वरना गूगल उसको रैंक नहीं कर पाएगा। एक टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक, उसमें हमें वेबसाइट लोड शो करवानी होती है, 3 सेकंड का टाइम पीरियड होता है, उसमें हमें शो करवानी होती है।
ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, वापस आ जाते हैं कि आपको CDN ही इस्तेमाल करने इन फ्यूचर। ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई है, अभी हमारा इंटरनेट स्लो हो रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास जितने भी फाइल के सिस्टम आ रहे हैं, इन सब में लिखा हुआ है मिन, मतलब मिनीफाइड वर्जन लिखा हुआ है, सारे मिनीफाइड वर्जन है हमारे पास। अब मिनीफाइड वर्जन और नॉन मिनीफाइड वर्जन में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आई रिपीट, मिनीफाइड वर्जन और नॉन मिनीफाइड वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, कंप्रेसिव कोड होता है बस। अगर कंप्रेसिव कोड होगा तो वो मिनीफाइड वर्जन है, कम स्पेस लेता है। यहाँ पर DVD स्पेस का है। अब नॉर्मल आप लोग देखो, सबसे पहले टॉप वाली फाइल चेक करो, ठीक है। ये नॉन मिनीफाइड है, इसका स्पेस bootstrap.css, ठीक है। अच्छा, ये मैपिंग फाइल है, मिनीफाइड नहीं आई। ओके, आई रिपीट, मैं आपको मिनीफाइड शो, ये रही मिनीफाइड वर्जन्स। सो जूम कर लेते हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा मिनीफाइड वर्जन, दोनों एक्यूरेट है, ठीक है। देखा कंप्रेसिव नॉन कंप्रेसिव डिफरेंस देख रहे हो, गॉट इट। कंप्रेसिव नॉन कंप्रेसिव दोनों एक ही फाइल है, सिर्फ मिनीफाइड वर्जन और नॉन मिनीफाइड वर्जन की बात है। हम यूज़ कर लेते हैं bootstrap.min.css, क्लियर। तो वो यहाँ पर ये आपको कॉल करनी है, आपके पास bootstrap की फाइल आपके पास कॉल हो जाएगी। ग्रिड्स फिलहाल हम इसकी रेडीमेड को यूज़ नहीं कर रहे। ये लिखा हुआ, ठीक है। तो आपकी पूरी फाइल आ रही है, आप ये फोल्डर आ रहा है, उसके फोल्डर को यहाँ से अथॉरिटी देते हैं, वहाँ से अथॉरिटी देते हैं, एक ही बात है। ठीक है भाई, ये आपके पास बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई, ये आपके पास आपकी कस्टम फाइल आ गई, ये आपकी jQuery की फाइल आ रही है। और jQuery फाइल को भी मैं ऑफलाइन रख देता हूँ, और उस ऑफलाइन के लिए मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो इसको भी मैंने ऑफलाइन यूज़ कर दिया। लास्ट वन आपकी ये वाली बूटस्ट्रैप बंडल डॉट आ रही है, ठीक है। ये जेस का फोल्डर के अंदर है, इसका मेन फोल्डर मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर लाकर पेस्ट किया। मेन फोल्डर जेस आने देते हैं, सही। चेक करने का आसान सा वे, आप मेन वेबसाइट पर आओगे, रिफ्रेश, ठीक है। वेबसाइट फिलहाल तबाह हो गई, इसका मतलब प्रॉपर आपके पास अटैच नहीं हुई है, या फिर फोल्डर नहीं आया आपके पास, कुछ ना कुछ हुआ है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ये टोटल फोल्डर में है भी या नहीं है। परेशान होने की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन लिंक था वो, इसलिए एक स्क्रिप्ट लगा रहा था कि अगर ऑनलाइन कोड हो आपके पास, वो कितने सेकंड में अपडेट होना चाहिए। वो मैंने ऑफलाइन जब फाइल लगाई तो वो इनक्रिप्टेड कोड हटा दिया, तो आप देख लो बिल्कुल परफेक्ट आ गया आपके पास सिस्टम। सही, एकदम कोड से परेशान नहीं हो जाया करो कि भाई ये क्या हो गया, तो धमाका हो गया बहुत बड़ा। तो धमाका वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हम जेस फाइल के अंदर गए, आपने चेक कर लिया, ये रही आपके पास बूटस्ट्रैप बंडल डॉट min.js, जो भी आपके पास फाइल आ रही है वो आपके पास आ गई है। अब ये स्ट्रक्चर में प्रॉपर है या नहीं है, इसको आप एक दफ़ा और चेक कर लेना। स्क्रिप्ट src बूटस्ट्रैप की फाइल है, जेएस में जाना है और ये वाली फाइल है, ठीक है। और सेम थिंग ईयर, आपने इसको रिमूव कर दिया, नहीं चाहिए मुझे ऑनलाइन का कोई भी लिंक।
आपके सामने एक दफ़ा फिर से हो गई ये वाला सिस्टम। मैंने आगे रिफ्रेश कर लिया और मैं आपको एरो और बुलेट्स बता दूंगा। देखिए जो पहले रन नहीं हो रही थी दोबारा रन हो गई, सही है। तो कोड में बड़ा थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखना होता है आपको कि किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई मसला आ रहा हो इसको सेट करना है तो अगर आपको लगता है कि मैं ही करके दिखाऊँ तो मैं करके दिखा दूँगा। नहीं, सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग आ रहे हैं इसके कैप्शन की तरफ कि हमें कैप्शन कैसे कॉल करना है। अगर एरो है तो एरो कैसे कॉल करनी है आपको, तो वही सेम प्रोसीजर है getBootstrap.com। ये आपके पास कंपोनेंट्स, या आपके पास कैरोजोल, ये एरो, ये हमारे पास कैप्शन, ये सब कुछ आ गया। मेरे पास एरो भी मिल गया और ये मुझे कैप्शन भी मिल गया। तो मैंने कैप्शन के डिफ को कॉपी कर लिया। जब मुझे सारी डिटेल्स नहीं उठानी, जितनी उठानी इतनी मैंने कॉपी कर ली। तो जैसे मैंने आपको बताया, दिमाग को थोड़ा सा हाजिर करके काम करना है। आपने वो एक वर्ड सुना होगा डेफिनेटली, नकल के लिए अकल की ज़रूरत है ना। तो इस वक्त हम लोग नकल कर रहे हैं। IMG के बाद है, IMG के बाद मैंने टैग को डिफ को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, PSV के अंदर आते हैं। ये हेडिंग मैंने कॉल करी स्पेसिफिक, P कॉल कर लिया स्पेसिफिक, एंकर कॉल कर लिया। देखो मैं फिर से एंकर कॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल रफ टफ सिचुएशन के अंदर। अगर उसको नीला वीला या कोई और कलर में आना है तो आ जाएगा। रीड मोर, ठीक है। गॉट इट, प्रॉपर कैप्शन आपके पास कॉल हो गया। अगर आपको लगता है H2 के बजाय H3 के बजाय H2 कॉल करना है, या H3 भी कॉल होगा, H5 भी कॉल होगा, H6 भी कॉल होगा, तो आप आराम से कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने कहा भाई ये मुझे 2 के अंदर कंसर्न होता हुआ चाहिए, कोई 5 नहीं चाहिए, आ जाएगा। इसमें 3 भी चाहिए अगर एग्जाम्पल, तो हम 3 भी कॉल कर सकते हैं। मतलब कोई लिमिटेड पॉइंट नहीं है। कि जो उसने दे दी सिर्फ हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने एंकर बाय सेल्फ राइट अप किया, वैसे ही मैंने H3 में बाय सेल्फ राइट अप कर लिया, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एक्शन करता रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? नहीं आएगा, क्योंकि उस पर कंडीशंस लगी हुई हैं। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि इसकी रेडीमेड क्लास बनी हुई है। हम इसमें कुछ और कर सकते हैं कि डिव विड्थ में कम हो जाए, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जब एक डिव बनी हुई है कैप्शन, आप इस डिव को नॉर्मल क्लास में भी कॉल कर सकते हो। हम लिखेंगे कैरोजोल कैप्शन ही आ जाएगा। आपने डिव बनाई जनरल, उसमें लिखा जैसे क्लास की कैरोजोल कैप्शन, वो आ जाएगी कॉल। ये डी नल लिखा हुआ है, MD ब्लॉक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो लार्ज स्क्रीन्स हैं, बड़ी स्क्रीन्स हैं, उसमें आपको शो ना करवाए टेक्स्ट, और सबसे छोटी स्क्रीन में भी शो ना करवाए। डी नल लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी स्क्रीन में, सबसे छोटी स्क्रीन के अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल में शो ना करवाए, डी नल लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट, ये वाले डिव शो नहीं हो। लेकिन जैसे ही MD पर आए, मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाए, तो लिखा हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक, दैट मीन्स जो शो हो जाए, वही वाला सिस्टम डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो वो क्लास कॉल हुई हुई है। आप पूछोगे भाई क्लास क्यों लगी हुई है, पूछा तो है नहीं आप लोगों ने, लेकिन पूछ सकते हो। सही है, नहीं, हाँ कस्टम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम कभी भी इन क्लासेस को यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लिखेंगे कस्टम। अच्छा, मेरा स्टाइल है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे ही लिखो। मैं कस्टम
जो भी रहेगा, तो कैराजोल है तो मैं कैराजोल यूज़ कर देता हूँ। पूरा वर्ड लिखना चाह रहा हूँ, पूरा वर्ड लिख लो। वरना कैराजोल इनफ है, ठीक है। अब उसको अगर ग्लास दे दो, उसकी हेडिंग किया, ये साइज हो जाना चाहिए, पैराग्राफ इसमें हो जाना चाहिए, एंकर इसमें हो जाना चाहिए, करके दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग विद डॉट, सिंपली बात है। और H2 मैंने हिट कर लिया, जो फ़ॉन्ट साइज आपके पास होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। कॉपी पेस्ट P, कॉपी पेस्ट A, $48 $20 और मैं तकरीबन 30% की पैडिंग दे, ज़्यादा रहेगी, 15% की पैडिंग दे देता हूँ। एंड एंकर टैग $24, font style italic, कोई बैकग्राउंड कलर भी है ब्लू इसमें। और नॉर्मल टेक्स्ट आपके पास वाइट है। सही है। इसकी पैडिंग आ रही है, वो मैंने दी नहीं है पैडिंग, टॉपर बॉटम, लेफ्ट राइट, दूसरी स्लाइड पर फिर कॉपी करना पड़ेगा। हर स्लाइड का अपना टेक्स्ट होगा। क्या कह रहे हैं? स्टैटिक रहना चाहिए, टेक्स्ट वहीं खड़ा रहना चाहिए। एक तो पहली बात है, बुरा लगेगा कि बैकग्राउंड पिक्चर चेंज हो रही है और टेक्स्ट जगह खड़ा हुआ। और अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप ऑल लिव्स जो भी जहाँ पर बंद हो रही है आपकी पिक्चर्स वाली, इससे पहले आप टेक्स्ट को कॉल कर लो तो उसको पोजीशन रिलेटिव लगा, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दो। यहाँ पर स्टक करवा है तो उधर रिलेटिव लगा दो, वहीं पर खड़ा रहो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा, हर स्लाइड का कंटेंट अलग होगा एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग बेचनी है। वो भी लगाया नहीं है, लगाना 2 मिनट बस। ये तो कस्टम डिमांड आ गई। कस्टम डिमांड करोगे, सब कुछ आपने CSS में पढ़ा हुआ है, सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा। राइट, ये आपके पास आ गया है। एक के बाद दूसरी पिक्चर, दूसरी के बाद तीसरी पिक्चर चेंज हो सकती है। आपने जैसे बोला कि मुझे एरो चाहिए, आपने जैसे कहा मुझे एरो का वर्कआउट चाहिए। नेक्स्ट और प्रीवियस का पूरा बटन का सेक्शन बना हुआ है। आप देखोगे जहाँ पर आपकी सबसे लास्ट डिफ क्लोज हो रही है, उससे पहले कॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे लास्ट डिफ को इसमें चेक कर लोगे, क्रॉस चेक कर लोगे। हमने क्रॉस चेक करने के लिए चेक किया कि हमने हेडर का सेक्शन ही अलग बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया और हम आ गए अपने आउटपुट की तरफ। लेट्स सी, ये आपके पास एरो आ गए। अब आप फरमाओ जो आपको फरमाना है, बोलो। माउस लेके जाऊँ? तुम्हारे साथ कोई सीन है, बता रहा ना कोई। हाँ, कोई चीज़ छेड़ दी होगी गलती से, छेड़ दी होगी। अभी क्लास ले लो। अब हमें अगर बुलेट पॉइंट्स चाहिए तो हम बुलेट पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर ही कहीं ना कहीं इसके बुलेट पॉइंट्स मौजूद होंगे, वो आप यूज़ कर लो। ये आ गए बुलेट पॉइंट्स। जितने स्लाइड्स हैं इतने आपको बटन नज़र आ रहे हैं, और ये आपकी मेन डिफ से ऊपर है।
एक दफ़ा क्रॉस चेक करूँ कि इनर है, इनर से पहले है, इनर के बाद है, ठीक है, इनर के बाद, अच्छा जब पूरे डिव है, इनर वाले डिव से पहले पहले ये मैंने पास कर दिया, क्लियर। उसके बाद वाला जो नीचे वाला, इस बॉक्सेस के नीचे वाला एरिया आपके पास था, मैंने कहा था ये आप सिंपली IMG लगा देना। नेविगेशन सेकंड टाइम अटैम्प्ट हो रही है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये फ़िलहाल अभी स्लाइड्स नहीं लगानी, बेसिकली ये स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये अभी स्लाइड्स पे रन होगा, लेकिन हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट jQuery नहीं पढ़ी है तो हम इनके ऊपर काम अभी नहीं कर सकते, ठीक है, वरना उस पर काम करें।